नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम काफी कुछ अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारी क्षितिज की जो बुक है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सारा जो गद्य खंड है वो कंप्लीट हो चुका है, कविताएं सारी हम पढ़ चुके हैं। और जो हमारी दूसरी बुक है कृतिका, यानी कि अभी हम 9th क्लास में हैं, 9th और 10th में हमारी दो बुक है, क्षितिज और कृतिका। 9th में आपकी जो क्षितिज और कृतिका है वो भाग 1 है और 10th क्लास में भाग 2 है। तो अभी जो हमारा क्षितिज भाग 1 है वो कंप्लीट हो चुका है और कृतिका क्षितिज भाग 1 का चैप्टर 1, 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1, 2, 3 हम पढ़ चुके हैं। नंबर 4 चैप्टर जो है आपका कृतिका पाठ्य पुस्तिका का, जो आपकी दूसरी बुक है हिंदी की, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो अभी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन आपको आपकी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है, यानी कि जिसमें आपका गद्य खंड और काव्य खंड दोनों दिया गया है, इसमें आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा से जुड़े हुए। अब आपकी परीक्षाएं नजदीक है, आप सभी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हैं। आप रोज अपने कार्यों का रिवीजन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप हिंदी अपना सेशन लेते हैं, हिंदी में जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो एक बार आप जरूर अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका लीजिए और देखिए कि कौन सा चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी कविता आपको समझ में नहीं आ रही है, कौन सा भावार्थ आपको जानना है, या फिर अन्य कोई समस्या किसी पाठ से जुड़ी हुई, किसी भी टॉपिक से जुड़ी हुई, या फिर हिंदी व्याकरण में अगर आपको कोई समस्या है, किसी टॉपिक में आपको समझ नहीं आ रहा है, या आपको समास समझ में नहीं आ रहे हैं, अलंकार समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर वाच्य या वाक्य या पद, किसी भी चीज से अगर आपको हिंदी व्याकरण में कोई समस्या है, तो अपनी सारी समस्याएं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, सभी प्रॉब्लम्स को हल किया जाएगा, आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो आप परीक्षाओं की तैयारियों में लगे रहिए और साथ के साथ अपने डाउट्स भी क्लियर करते रहिए। आज आपका जो शेष रह गया है हमारा चैप्टर, आपकी दूसरी बुक का यानी कि कृतिका का 4th चैप्टर हमारा है माटी वाली। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को आप देखेंगे इस पाठ में कि एक ये वृद्ध बुजुर्ग महिला के ऊपर लिखा गया है और इस पाठ में विस्थापन की समस्या को बताया गया है कि किस तरह से एक बुजुर्ग महिला को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर दिया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है, तो कैसे जीवन में उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह से वो अपनी समस्याओं से लड़ते हुए किस तरह से वो अपने जीवन को जीती है और अपने आप को वो यहाँ पर सरवाइव कैसे वो जीवन को जी रही है। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपना चैप्टर 4, नाम है माटी वाली और इसके राइटर है, लेखक जो है वो है विद्यासागर नौटियाल जी। यह आपका चैप्टर विद्यासागर नौटियाल जी द्वारा लिखा गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक वृद्ध महिला, जब आप पढ़ेंगे तो एक एक चीज आपको क्लियर होती जाएगी इस पाठ में धीरे धीरे आगे। तो आप देख सकते हैं, शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। तो आप आगे को पढ़ते जाइए, आपको इस चैप्टर में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर शहर का जो सेमल का तप्पड़ है, तप्पड़ मोहल्ला है, उसमें एंटर करने के बाद जो आखिरी घर है उसकी खोली पर पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा हुआ बोझ जो है उसे उतारा। और वो क्या है? मिट्टी से भरा एक कंटर है, यानी कि मिट्टी से भरा हुआ एक कंटर है। कंटर जानते हैं आप, कनस्तर बोलते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ऑयल, तेल भी आता है या बाकी चीजें भी आप उसमें देख सकते हैं, सारी चीजें उसमें आती हैं। तो मिट्टी से भरा हुआ एक कंटर है और टिहरी शहर में शायद
ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह नहीं जानती हो या जहां उसे न जानते हो। तो आपका ये जो चैप्टर है, ये जो पाठ है, ये टिहरी जो हमारा उत्तराखंड का ही एक शहर है, वहां की बात यहाँ पर की गई है। तो आप देख सकते हैं कि आगे जब आप इसको पढ़ते जाएंगे तो आप बहुत क्लोज पाएंगे इस चैप्टर से अपने आप को, आप बहुत टच कर पाएंगे इस चैप्टर को अपने आप से कि किस तरह से विस्थापन कि एक कब और कैसे और किस सिचुएशन में होता है और क्या क्या परेशानियां लोगों को इसमें होती है, और जिस वृद्ध महिला के बारे में ये चैप्टर लिखा गया है उसके जीवन की क्या क्या बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ पर बताया टिहरी शहर में कि शायद कोई ऐसा घर होगा जिसे वे नहीं जानती होगी और जहां लोग उसे नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो एक माटी वाली है और घर घर में कंटर यानी कि जो कनस्तर होता है उसमें उसे वो अपने सिर पर लेकर जाती है। बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उसके बच्चे तलक, यानी कि बरसों से उस घर में जो किराएदार यानी कि बाहर के लोग, भले ही घर के उस शहर के लोग तो जानते ही हैं, लेकिन बाहर से आए हुए लोग और उनके बच्चे तक उसको जानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने का उसका ये काम करने वाली वह अकेली है और उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। और उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्र ये है टिहरी, और यहाँ पर लाल मिट्टी से चूल्हे या घरों को लीपा जाता है। ठीक है, घरों की लिपाई की जाती है। जैसे हम सुबह उठकर अपने घर में झाड़ू पोछे से घर की सफाई करते हैं, तो वहां पर घरों को शुद्धिकरण का काम, घरों को साफ करने का काम लाल मिट्टी से उसे लिपाई करके किया जाता है। तो केवल ये जो वृद्ध महिला है, ये केवल एक अकेली ऐसी महिला है जो घर घर में ये लाल मिट्टी पहुंचाने का काम करती है और इसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, यानी कि इसके अलावा शायद ही इस शहर में इस काम को कोई करता होगा। और टिहरी शहर के कई घर ऐसे हैं जहां पर चूल्हों का जलना मुश्किल हो जाता है बगैर इसके। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अगर माटी वाली नहीं आई है, यानी कि अगर माटी नहीं है, तो लोगों के पास अपने रसोई घरों की जो खाना खाने के बाद गांव में एक बहुत ही अच्छा एक चलन है, जिस तरह से हम यहाँ पर शहरों में खाना खाने के बाद अपने किचन की सफाई करते हैं, उसी तरह से गांव में अपने रसोई की, अपने चूल्हे चौके की लिपाई की जाती है। खाना खाने के बाद उसका शुद्धिकरण किया जाता है, यानी कि एक बार जिस चूल्हे में भोजन बना दिया गया उस चूल्हे में दोबारा से भोजन नहीं बनाया जाता, क्योंकि उस चूल्हे को जूठा माना जाता है कि ये जूठा है। तो जूठे चूल्हे पर दोबारा से भोजन नहीं बनाया जाता। अगर दोबारा भोजन बनाना है तो उस चूल्हे को साफ मिट्टी से लीपा जाता है, साफ किया जाता है। तो लोगों के घर में ये एक समस्या पैदा हो जाती है कि वो अपने घरों की, अपने चूल्हे चौके की लिपाई कैसे करें। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, जिस तरह लोगों को भोजन एकत्रित करने की, भोजन को खाने की समस्या है, उसी तरह से चूल्हे की साफ सफाई भी एक समस्या है। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। तो ये केवल एक दिन की बात नहीं है, रोज घर में साफ सुथरी लाल मिट्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि खाना खाने के बाद चूल्हे की सफाई की जा सके। और चूल्हे की ही नहीं, साल 2 साल में, जैसे आप शहरों में घरों में पेंट करवाते हैं, साल 2 साल में अपने रूम पेंट करवाते हैं, सफाई करवाते हैं रूम की, घर की, आप घर को अलग अलग तरह से आप
उसको सजाते हैं, संवारते हैं। तो गाँव के घरों में क्या होता है कि गाँव की जो घरों की दीवारें होती हैं वो मिट्टी की बनी हुई होती हैं। तो कमरों की जो दीवारें हैं उनकी पहले गोबर से और लाल मिट्टी उसमें मिक्स करके उनकी लिपाई की जाती है। और गोबर क्यों डाला जाता है? गोबर ताकि जो भी कीड़े मकोड़े, क्योंकि गाय का गोबर जो है वो बहुत ज्यादा शुद्ध माना जाता है, बहुत ही ज्यादा इस तरह से माना जाता है कि उससे कोई भी कीटनाशक, एक तरह से कह सकते हैं, बहुत ज्यादा उसमें अलग अलग तरह की चीजें होती है जो लोगों को प्रोटेक्ट करती है हर चीज से। तो यहाँ पर गोबर में लाल मिट्टी मिलाकर घर की लिपाई की जाती है, घर की दीवारों की लिपाई की जाती है। घर में पूरा एक तरह से पेंट किया जाता है लाल मिट्टी का। तो घर के अंदर ही कहीं मटा खान है नहीं, घर के अंदर कहीं मटा खान है नहीं। भागीरथी और भिलंगना दो नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। तो घर में तो कहीं मटा खान है नहीं। मटा खान यानी कि जहां जहां से मिट्टी निकाली जा सके, मटा खान होती है, खान यानी कि जो एक पूरे खान, और मटा यानी कि मिट्टी। तो घर में कहीं ऐसी मटा खान नहीं है कि जहां से मिट्टी निकाली जा सके। और भागीरथी और भिलंगना, ये जो दो नदियां हैं, इन दोनों के तटों पर ये बसा हुआ ये शहर है। और इसकी जो मिट्टी है वो इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। अगर कोई, देखिए गांव के लोग तो गांव के ही है, अगर कोई बाहर का, शहर का व्यक्ति भी अगर वहां पर किराए में आया है और एक बार अगर उसने उनको देख लिया है तो वो भी उसके ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, ठीक है। तो ये है माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। जो शहरवासी जो लोग हैं वो माटी वाली को ही नहीं बल्कि उसके कंटर को, यानी कि जो उसका कनस्तर है जिसमें वो माटी भरकर लेकर आती है, उसको भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है और उसके ऊपर किसी ने भी कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और उसे खाली करने में आसानी रहती है। तो जो कनस्तर होता है वो चारों तरफ से क्या होता है, पैक्ड होता है, बिल्कुल उसमें एक छोटा सा होल होता है ताकि जो लिक्विड चीजें हैं वो उसमें डाली जा सके, तेल, घी या रिफाइंड, ठीक है। तो जब भी आप उन लिक्विड चीजों को खाली कर देते हैं तो कनस्तर जो है खाली हो जाता है। तो जो बुढ़िया माई है उन्होंने क्या किया है कि उसका जो ऊपरी ढक्कन है, ऊपर की तरफ से जो कवर किया गया जो है उसका ढक्कन, उसे वो पूरी तरह से हटा देती है ताकि उसमें मिट्टी भरने में और मिट्टी निकालने में आसानी हो सके। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी से कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कहा। जो अब जिस घर में वो गई थी, गली का जो आखिरी घर था, वहां पर घर की मालकिन आई और उन्होंने अपने कंटर को, जो माटी का जो कच्चा आंगन था यानी कि मिट्टी का बना हुआ जो कच्चा आंगन था, उसके एक कोने पर उड़ेल देने को कहा और कहा, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पे आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त, यानी कि जो भी भाग्यशाली होता है वो हमेशा खाना खाते वक्त पहुंचता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति कुछ खा रहा होता है तो उस टाइम पे वो पहुंचता है तो उसे भाग्यशाली कहा जाता है। यानी कि जीवन में वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता।
तो उन्होंने कहा कि तू बहुत भाग्यवान है क्योंकि तू चाय के टाइम पे हमारे यहाँ आई है। भाग्यवान आए खाते वक्त अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर से अपनी रसोई में घुस गई। ठीक है। माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। जैसे यहाँ पर मालकिन ने बोल तो दिया, लेकिन जो माटी वाली थी उसके पास इन सभी चीजों के बारे में यानी कि अपने भाग्य के बारे में सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मेड़ों को हड़बड़ी में एक झटके से खोला और सीधा कर दिया और फिर इकहरा किया और खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। यानी कि जो सिर पर उसने लगाया हुआ था अपने कनस्तर के नीचे, ताकि उसको चुभे नहीं कनस्तर, तो उसको जब उसने देखा कि अभी वो अकेली है और उसने क्या किया, उसने उसको अपने जो सर पर लगाया हुआ कपड़ा था उसको फटाफट खोला और सीधा किया और खुल जाने के बाद देखा कि वो चादर का कोई फटा हुआ कपड़ा था पुराना। और मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले कि इससे पहले मालकिन फिर से घर के आंगन में आए, चुपके से अपने हाथ में थामी हुई 2 रोटियों में से एक रोटी मोड़ी और उसे कपड़े पर लपेट कर गांठ बांध दी और साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक ग्लास में चाय लेकर लौटी। उसने यह ग्लास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, सदा बासी साग है, ले सादा बासी साग कुछ नहीं है, अभी इसी चाय के साथ निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का गरम ग्लास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से ग्लास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सूं सूं करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब वह रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़काने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन, यानी कि चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है, यानी कि चाय के आगे आपको सब्जी की जरूरत नहीं है, उसने कहा। फिर उसने बुढ़िया ने कहा कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है, यानी कि अगर भूख है तो इंसान को तब भी किसी सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती, वो तब भी ऐसे ही खाना खा जाता है। भूख मीठी की भोजन मीठा। तू अभी तक एक पीतल के गिलास को तुमने अभी तक इस पीतल के गिलास को संभाल कर रखा है। पूरे बाजार में और किसी घर में अब यह नहीं मिल सकते ये ग्लास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटकर लौट गए हैं। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं करता। जो मालकिन है उनके पास पीतल के ग्लास है। तो पुराने जमाने में लोगों के पास स्टील ज्यादा नहीं हुआ करता था, पीतल या तांबे के बर्तन उनके पास हुआ करते थे और ज्यादा से ज्यादा उनके पास एल्यूमिनियम के बर्तन हुआ करते थे। तो स्टील बहुत बाद में चलन में आया था, लेकिन तो वो जो अब क्योंकि स्टील बहुत ज्यादा चलन में हो गया तो वो उनकी जो ठकुराइन है उनको कहती है कि तुमने अभी तक ही स्टील के गिलास पीतल के गिलास संभाल कर रखे हुए हैं, क्योंकि अब तो पूरे बाजार में या किसी और के घर में ये पीतल के गिलास देखने को नहीं मिलते। तो वो कहती है कि मेरे घर में बहुत सारे खरीदार इनको खरीदने के लिए आ गए हैं, लेकिन मेरे पुरखों की जो गढ़ी हुई कमाई है, मेरे पुरखों की जो मेहनत की कमाई है, उन चीजों को मैं ऐसे हराम के भाव बेचना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें क्या मालूम कि कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कई स्वादिष्ट चटपटी चीजें रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीजें। देखिए, उस
महिला को कितना ज्यादा ज्ञान अपने परिवार के सदस्यों की मेहनत का था कि उसने कहा कि अपनी जीभ पर कंट्रोल करके, यानी कि अपने स्वाद को भुलाकर, क्योंकि वो चाहे तो वो भी अच्छा खा पी सकते थे, अच्छी तरह से रह सकते थे, लेकिन पुराने जमाने के लोग जो होते थे वो मेहनत करने पर विश्वास करते थे, वो मेहनत ज्यादा करते थे, वो चीजों पर फालतू वेस्ट नहीं करते थे, खर्च नहीं करते थे पैसों को। तो वो यही कह रही है कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद और बहुत चीजों को कंट्रोल करने के बाद शायद उन्होंने अपनी ये तमाम चीजें खरीदी होंगी, जोड़ी होंगी, जिनकी हमारे लोगों की नजर में अब कोई कीमत नहीं रह गई। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। तो ये तो बिल्कुल सच बात है। आजकल आप अगर आप गांव में भी जाओगे, ना तो वहां आपको पीतल के बर्तन दिखाई देते हैं, ना ही आपको वहां कांसे के बर्तन दिखाई देते हैं, ना ही आपको वहां तांबे के बर्तन दिखाई देते हैं। केवल स्टील ही स्टील आपको सब जगह दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें, ये हमारे जो निशानी कुछ हमारे पुराने जमाने की थी, जो हमारे पुरखों की जो धरोहर थी, वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, वो धीरे धीरे अब नष्ट हो रही है। इतनी लंबी बातें नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। तो ये बात उस समय की है जब टिहरी डैम जो है बन रहा था। तो जब टिहरी डैम बन रहा था तो लोगों को वहां से धीरे धीरे विस्थापित किया जा रहा था, दूसरे शहरों में बसाया जा रहा था। तो एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, उस महिला ने अपने पुरखों की छोटी सी निशानी है ग्लास, जिसको अपने मन से लगाकर रखा हुआ है, अपने दिल में बसा कर रखा हुआ है, और उसका मोह वो त्याग नहीं पा रही है। तो आप सोचिए कि आपका गांव, जहां पर आपके पुरखे जन्मे हुए हैं, आपने जन्म लिया है, आपके माता पिता ने जन्म लिया है, आप खेले कूदे हैं, आप बड़े हुए हैं, वहां की एक एक चीज से आपका जुड़ाव है, आप दिल से वहां पर जुड़े हुए हैं। भले ही आपको वहां पर आपका पूरा मेहनताना नहीं मिलता, आप लेकिन जितना मेहनत आप करते हैं आप उसमें खुश हैं, संतुष्ट है, क्योंकि आपके सभी आपको दूर दूर के गांव के लोग जानते हैं। आपको कभी परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो 10 लोग आपके परिवार के, आपके गांव के, आपके पूरे शहर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसी में अगर आप किसी अनजान शहर में चले जाइए, देखिए गांव और शहर में यही फर्क हमें दिखाई देता है कि शहर में आप जाएंगे, अगर आप किसी बहुत बड़ी एक बिल्डिंग में चले गए, तो वहां पे आप अलग अलग फ्लैट में देखेंगे कि कोई उत्तर भारत का आपको दिखाई देगा, कोई दक्षिण भारत का होगा, कोई पूरब का होगा, कोई पश्चिम का होगा। अलग अलग जगहों के अलग अलग जाति धर्मों के लोग वहां पर निवास करते हैं, सबकी अलग अलग रीति रिवाज होती है, सब अलग अलग तरह के अपने रीति रिवाजों में बंधे हुए रहते हैं। कई बार क्या होता है कि अंदर क्या हो रहा है ये हमारे सामने वाले को, हमारे पड़ोसी को नहीं पता चल पाता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ये बहुत आज के जमाने की ये बहुत एक अलग ही संस्कृति बन चुकी है, एक अलग ही जरूरत भी आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा ये बन गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा इतनी आपको जमीन, लैंड नहीं मिल पाती है, जमीन नहीं मिल पाती कि आप एक खुले में आप एक घर बनाएं और आजाद होकर रहें, या फिर अपने पड़ोसी बनाएं, या कैसे भी रहें। तो अगर इस तरह की सारी चीजों को आप सोचकर अपने गांव के बारे में अगर सोचेंगे कि अंत में इन सभी चीजों से आपको वहां से विस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो कैसे आपका जीवन रहेगा। तो वही चीजें सोचकर जो माटी वाली है वो कहती है कि तो जो माटी वाली है वो कहती है कि अपनी चीजों का मोह जो है वो बहुत बुरा होता है। मैं ये सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में, यानी कि जब उसने अपना पूरा जीवन ही अपने गांव को दे दिया, अपने शहर को दे दिया, पूरे जीवन की जो मेहनत है वो अपने गांव में की, अपने शहर में की, तो वो कहती है अब हम कैसे इस शहर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। ठकुराइन जी,
जो जमीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जब टिहरी विस्थापन हुआ था तो वहां पर लोगों की जमीन नापी गई थी कि आप कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आपके पास कितनी जमीन जायदाद है, और उसी के हिसाब से उनको शहर में विस्थापित कर दिया गया था। उसी के आधार पर उनको शहरों में भले ही थोड़ा सा, बहुत ज्यादा शहर में नहीं, बहुत ज्यादा थोड़ा सा किनारे की तरफ को, क्योंकि इतनी ज्यादा जमीन तो शहर में भी नहीं बची है कि जहां पर आपको मेन जगह पर जमीन दे दी जाए। तो बहुत उनको अलग अलग जगहों पर, जहां जहां पर ऐसा था कि यहाँ पर काफी जगह है, उनको विस्थापित किया जा सकता है, दोबारा से उनको बसाया जा सकता है, तो वहां पर उनको जमीन दे दी थी। तो सेम वही चीज बात यहाँ पर कर रही है जो माटी वाली है कि वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही जो जमीन जायदाद के मालिक हैं, क्योंकि उनको अपनी जमीन के हिसाब से कहीं ना कहीं पे जगह मिल जाएगी। लेकिन वो कहती है कि मेरी तरफ तो देखने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद नहीं है, बहुत अच्छा घर नहीं है। तो चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे में खाली कंटर खोली से बाहर निकल कर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही आशक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनाने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के लिए के हवाले कर देगी। यानी कि जब वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़े हैं दोनों, तो काम केवल उसकी जो वाइफ है यानी कि जो बुढ़ी है माटी वाली वो करती हैं। उनके जो हस्बैंड है वो घर में रहते हैं, तो वो क्या सोचता है कि वो इंतजार करता है, जो अपनी वाइफ का इंतजार करते रहते हैं कि वो आएंगी और घर में रसोई बनाएंगी। लेकिन आज उसको क्या है, रोटियां मिल गई हैं, तो 3 रोटी आज वो जाते ही अपने जो हस्बैंड है उनको दे देंगी, और रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। तो वो ये सोचते हैं कि आज तो रोटियों को देखते ही जो बूढ़े बाबा हैं उनका चेहरा खिल उठेगा। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। तो क्योंकि उनके पास इतनी चीजें नहीं है अपने अच्छे से वो भोजन कर सके, और कोई उनको देखने वाला भी नहीं है कि कोई उनकी हेल्प कर सके। इस तरह की मेहनत मजदूरी करके जो कमाती है वही वो अपने घर में जाकर अपने पति को खिलाती है, और अपना इसी तरह से रसोई वो अपनी बनाती हैं। वो कहती है, उसका गांव शहर से इतना पास भी नहीं कि कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने और फिर विभिन्न स्थानों पर फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उसे भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। तो आज उसके मन में आया कि आज वो अपने एक गठरी के रूप में बदल गए, यानी कि अब जो हिल डुल नहीं सकते, अब जो काम नहीं कर सकते, अब जो चल फिर नहीं सकते, ऐसे अपने जो उनके हस्बैंड है, उनका जो बुढ़ा है, उनको वो कह रही कि आज वो कोरी रोटियां नहीं खिलाएगी। माटी बेचने से हुई आमदनी उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उसे जल्दी जल्दी तल लेगी और बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से 1.5। अब उससे ज्यादा नहीं बचता, बाकी बची 1.5 रोटी से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा
हो चुकी है। तो देखिए किस तरह से कितने ध्यानपूर्वक अगर हम पढ़ें, ध्यान से अगर हम पढ़ें, आजकल हम अपने खाने की चीज़ों की कितनी वेस्टेज करते हैं, कितना हम बर्बाद करते हैं, अपना खाना कितना वेस्ट करते हैं। लेकिन एक समय था, देखिए लोग एक समय था या आज भी आप देखें कहीं-कहीं पर कई-कई लोग जो होते हैं जिन्हें एक टाइम के लिए अच्छे से खाने को नहीं मिल पाता है। तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि जो ये बूढ़ी जो है माटी वाली, ये किस तरह से मेहनत करके पूरे दिन भर मेहनत करती है और उसके बाद जाकर कहीं जाकर शाम को 2 रोटियां उन्हें खाने को मिलती है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पांवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वो चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराहट हुई, घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा तो वो अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। तो देखिए कितनी बहुत ही ज्यादा दुख से भरी हुई पंक्तियां यहाँ पर हैं कि जब वो ये सारी चीजों का हिसाब लगाते हुए घर जा रही थी कि उसने एक पाव प्याज खरीदा जो कि आज उसकी आमदनी हुई थी माटी बेचने से, और उस प्याज से वो पूरी रास्ते भर हिसाब लगा रही थी कि आज वो सबसे पहले आज वो अपने बुड्ढे को सूखी रोटियां नहीं खिलाएगी, आज वो घर जाकर पहले प्याज को तलेगी और उसके बाद वो अपने पति के सामने रोटी और सब्जी दोनों को परोसेगी। पहले वो 2 रोटियां रखेगी, लेकिन क्योंकि अब वो 2 रोटी नहीं पचा पाते हैं, वैसे तो वो एक ही रोटी खाते हैं लेकिन मुश्किल से 1.5 रोटी वो कभी-कभी खा लेते हैं, फिर 1.5 रोटी बच जाएगी तो वो उसे खुद खुद खा लेगी। और ये सारी चीजें सोचते-सोचते जब वो अपने घर पहुंची तो अब शायद अब उसके बुड्ढे को रोटियों की जरूरत नहीं रह गई थी, क्योंकि माटी वाली के पांवों की आहट सुनकर वो हमेशा की तरह आज चौंका नहीं था और ना ही उसने अपनी नजरें घुमाई थी उसकी तरफ। अब माटी वाली को घबराहट हुई, वो थोड़ा सा घबराई और उसने उसे जब उसे छूकर देखा तो वो अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। माटी यानी कि अपने शरीर को छोड़कर जा चुका था, उसकी आत्मा जो है निकल चुकी थी उसकी शरीर को छोड़कर। तो हमारा जो ये शरीर है ये पंच तत्वों से बना हुआ है और एक दिन जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़कर निकल जाती है तो हमारा ये शरीर फिर उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, यानी कि मिट्टी का ये ढेर मिट्टी में ही मिल जाता है। तो सेम वही उस माटी वाली का जो पति था, शायद वह उसकी शायद मृत्यु हो चुकी थी। टिहरी बांध के पुनर्वास के हिसाब से उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। अब ये बात आई कि जब टिहरी बांध बन चुका था और वहां के लोगों का विस्थापन हो रहा था और उनके पुनर्वास की तैयारी हो रही थी, यानी कि उनको किसी और जगह पर विस्थापित किया जा रहा था, किसी और जगह पर उनको जगह दी जा रही थी। तो तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। तो ये कहा गया माटी वाले को, क्योंकि कि तुम अपने घर का, तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। घर का प्रमाण पत्र यानी कि एक होता है आपका जमीन के जो कागज होते हैं और दूसरा कि आपका जो तहसील में जमा होता है आपकी पूरी जमीन का एक तरह से आप कहेंगे पूरी जमीन का उसमें खाका होता है कि पहले ये जमीन किसके नाम पर थी, अब किसके नाम पर है और इसके बाद किस किस के हाथों ये जमीन गई। तो वो सारी चीजें उस पे लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर सेम लाइन जो है माटी वाली से भी कही गई कि तुम अपने घर का जो प्रमाण पत्र है वो तहसील से निकाल कर ले आना। तो वो कहती है मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। तो वो कहती है कि मेरे पास तो कोई घर नहीं है, जैसे कि आपने अभी देखा कि उसकी कोई अपनी जमीन नहीं है, जो एक उसकी झोपड़ी बनी हुई है वो भी कोई गांव के ठाकुर साहब हैं उनके घर की जमीन पर बनी हुई है। तो वो कहती कि मेरी जिंदगी तो शहर के तमाम घरों में मिट्टी देने में गुजर गई। फिर वो कहते हैं माटी कहाँ से लाती हो? माट खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। तो अब देखिए वो जो वहां पर जो शायद काम करने वाले जो लोग आए होंगे तो उन्होंने कहा कि तुम मिट्टी कहाँ से लाती हो?
तो मिट्टी, उसने कहा मैं मिट्टी की खान से लेके आती हूँ मिट्टी मिट्टी। तो उन्होंने कहा वो मिट्टी की खान तुम्हारे नाम पर है, तो अगर है तो तब भी हम तुम्हारा नाम लिख सकते हैं, यानी कि कुछ तो तुम्हारे नाम पर होना चाहिए जिससे कि हम आगे इस चीजों को बढ़ा सकें, वरना कैसे हम तुमको जमीन दिलवाएंगे, कैसे हम तुमको रहने का ठिकाना दिलवाएंगे। तो वो कहते हैं माटा खान तो मेरी रोजी है साहब, बुढ़िया हमें जमीन के कागज चाहिए, रोजी का नहीं। यानी कि वो कहती कि उन्होंने कहा कि जो मिट्टी की खान है वो केवल मेरी रोजी है, मेरा नाम वहां पर नहीं है, मैं केवल वहां से मिट्टी खोद कर लाती हूँ, क्योंकि गांव में ऐसा नहीं होता कि आप किसकी जमीन क्या जो आपकी है वो तो है, लेकिन आप कहीं से अगर मिट्टी लेकर आना चाहें तो इतना ज्यादा भाईचारा इतना ज्यादा होता कि आप जंगल से या नदी किनारे से या किसी खेत से आप थोड़ा बहुत मिट्टी जो है ले सकते हैं। तो जहां पर मिट्टी की खान है, उसने कहा कि ये मेरी रोजी है, मेरे नाम पर कुछ नहीं है। तो उस बंदे ने कहा, जो व्यक्ति आया हुआ था वहां पर, उसने कहा कि बुढ़िया हमें जमीन के कागज चाहिए, तेरी रोजी के नहीं, यानी कि तू क्या काम करती है हमें इससे नहीं मतलब, हमें केवल इससे मतलब है कि तेरे नाम पर कुछ है या नहीं। अब वो कहती है कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, मैं इस बात का फैसला, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ, इस बात का फैसला हम नहीं कर सकते, यह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है, शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है और गांव के हर एक आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसा ठिकाना नहीं है कि जो उसके नाम पे है, वो सरकारी कार्यालय में अपना प्रमाण पत्र दिखा सके। तो अब वो शहर में धीरे धीरे जो सुरंगें हैं, यानी कि जहां से पानी पास होता है बाहर निकलता है, वो दोनों सुरंगें लगभग बंद कर दी गई हैं। अब शहर धीरे धीरे डूबने लगा है और शहर में पानी भरने लगा है। तो ये यहाँ पर जो सबसे पहले जो है वहां का शमशान घाट जो है वो डूब चुका है, क्योंकि शमशान घाट अक्सर नदी के तट पर ही होता है। तो माटी वाली अब अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई है और उसकी झोपड़ी के आसपास से जो भी लोग गुजर रहे हैं, वो केवल उनसे एक ही बात कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। यानी कि क्योंकि उस गरीब आदमी को पूछने वाला कोई भी नहीं होता, कोई भी ना उसके बारे में जानने वाला होता, ना उसके बारे में समझने वाला होता। तो उसका जो घर है, देखिए जिस तरह से उसके पति की मृत्यु हुई, क्योंकि वो पता नहीं कब से उसकी मृत्यु हो गई होगी, कब से वो मरा पड़ा होगा, वो तो शाम को लौट कर आती है और बहुत सारे चीजों के बारे में सोचती हुई आती है। तो एक तरह से वो घर उसका शमशान ही है। तो वो कहती है गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे से हमने इस पार्ट को पढ़ा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत सारी चीजें हमें सिखाने वाला भी था। तो इस पार्ट से जुड़े हुए जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, आप कोशिश करें कि आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सके। अगर पार्ट में कोई दिक्कत आती है, नहीं समझ में आया है, तो आप सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हमारा जो ये चैप्टर है माटी वाली कंप्लीट हो गया है। पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है और अच्छे से समझ भी लिया है कि आखिर क्या इस चैप्टर में हमें बताने की कोशिश की गई है। पाठ से जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्न आपके ही पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। आप पाठ को एक बार घर पर स्वयं पढ़िए और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो आप चैट के माध्यम से अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।